अब आते हैं अभ्यास प्रश्न में, है ना। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्या बोल रहा है, सूक्ष्म जीवों को खाली स्थान की सहायता से देखा जाता है। तो सूक्ष्म जीवों को किस में से देखा जाता है, तो इधर आएगा सूक्ष्मदर्शी। क्या आएगा, सूक्ष्मदर्शी। फिर है, मैं फिर इधर पास आंसर दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही लिखना है आंसर, क्योंकि जब आप कल को आप पढ़ोगे जब, ठीक ना, तो इस तरह खाली रहेगा जब, तो इस तरह एक पेपर ले लोगे, इस तरह रख लोगे, फिर आप पढ़ोगे सूक्ष्म जीवों को खाली स्थान की सहायता से देखा जाता है, तो आप बोलोगे सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। इस तरह में जल्दी याद होता है। अगर ऐसे में देखोगे तो डायरेक्ट इसको पढ़ोगे, आंसर ये देख लोगे, तो इस तरह लुका के पढ़ना है ना। अब क्या है, नीले हरे शैवाल वायु से खाली स्थान का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो जो नीले हरे शैवाल होते हैं वायु से क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। वही नाइट्रोजन जो 78% होता है गैस। अब का नंबर, एल्कोहल का उत्पादन खालिस्तान नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। तो उस जीव का क्या नाम है जिससे एल्कोहल बनाया जाता है, तो क्या है, ईस्ट। क्या, यीस्ट। हैजा खालिस्तान के द्वारा होता है। तो हैजा किसके द्वारा होता है, क्या कवक की वजह से होता है हैजा, तो नहीं, कवक की वजह से नहीं होता। तो हैजा किसकी वजह से होता है, जीवाणु की वजह से। किसकी वजह से, जीवाणु। हमने पढ़े थे ना सूक्ष्म जीव के प्रकार, तो 4 प्रकार थे, एक ठो और था वायरस वाला, है ना, तो उसकी बात हो रही है। अब है सही शब्द के आगे चिन्ह लगाई सही वाला। अभी पहले इसको मैं आंसर दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये हो गया आंसर पहले इसका, सूक्ष्म जीव, नाइट्रोजन, यीस्ट और जीवाणु। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसी तरह पढ़ना लिखना है आपको, ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं, टिक लगाना है। तो यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में किया जाता है। तो यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, क्या शक्कर के निर्माण में, चीनी के निर्माण में किया जाता है, एल्कोहल का निर्माण किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है, या फिर ऑक्सीजन के निर्माण में किया जाता है। किसके उत्पादन में किया जाता है, तो आप बोलोगे सर एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है ना। तो ऐसे टिक मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए टिक नहीं मारा करता ताकि भविष्य में अगर पढ़ूँ, मतलब कोई बच्चा पढ़े तो इसको पढ़ के डायरेक्ट आंसर बता दे, इस तरह हाथ रख के, फिर देखेगा अरे हमारा आंसर सही है। फिर देखो खा नंबर, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट ये प्रतिजैविक है। मैंने आपको पढ़ाया है कि प्रतिजैविकों के नाम, स्ट्रेप्टोमाइसिन, हाँ ये स्ट्रेप्टोमाइसिन मैंने बताया था, है ना। तो अब अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो अब बताओ सर स्ट्रेप्टोमाइसिन एक ठो प्रतिजैविक है, क्योंकि एल्कोहल तो प्रतिजैविक नहीं है, ईस्ट भी प्रतिजैविक नहीं है, ईस्ट तो जीवाणु है, ये तो एल्कोहल इससे प्राप्त बनाए थे, यही है आपको प्रतिजैविक यानी कि दवा। अब होता है मलेरिया परजीवी वाहक है, यानी मलेरिया का कौन फैलवाता है, मलेरिया किसकी वजह से आता है हमारे शरीर तक, तो आप बोलो क्या कॉकरोच के काटने से आता है, क्या कॉकरोच ढो के लाता है मलेरिया को, नहीं। घरेलू मक्खी से होता है मलेरिया, नहीं। क्या तितली की वजह से होता है मलेरिया, नहीं। तो आप बोलोगे सर जो मच्छर होती है ना वो काटती है, लेकिन मलेरिया किसकी वजह से होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर, क्योंकि मच्छर की भी बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है उसकी वजह से मलेरिया होता है, और हमेशा मादा मच्छर ही काटती हैं। हाँ, अब संचरणीय रोगों का मुख्य कारक कौन है, मतलब कि जो फैलने वाला रोग है मुख्य कारण कौन है, क्या चींटी हैं, चींटी संक्रमण फैलता है, तो आप बोलोगे नहीं सर। क्या घरेलू मक्खी से फैलता है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं फिर बताते हैं। क्या ड्रैगन मक्खी से होता है, जो शहद वाला जो छत्ते में रहती है वो वाला होता है, नहीं। क्या मकड़ी से होता है, तो आप बोलोगे सर मकड़ी से होता तो नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मकड़ी तो थोड़ा दूर रहती है अपने से, लेकिन कौन फैलाते हैं रोग, संक्रमण रोग, ये घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी कैसे,
क्योंकि ये कूड़े करकट में बैठेगी, गंदे जगह में बैठेगी, फिर हमारे भोजन में भी बैठती है। देखो ना, समोसा वमोसा के ठेले में बैठी रहती है मक्खियाँ। तो ये संचालित रोग कौन फैलाते हैं? ये मक्खी फैलाती है ना। इसीलिए हमें ढककर भोजन रखना चाहिए। हाँ, अब ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? तो क्या उष्णता यानी गर्मी की वजह से फूल जाता है? क्या पसीने की वजह से फूल जाता है? कि ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि की वजह से, या कि मारने की वजह से? ऐसे मारते हैं ना, जैसे गूंथते हैं, क्या उसकी वजह से फूल जाता है ब्रेड और इडली? तो असल में इसका आंसर क्या है? ये है ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि, यानी कि ईस्ट अपने आप को बहुत वृद्धि करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, तो फुग्गा फुग्गा बन जाएगा गोल में। हाँ, अब नंबर अगला है, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? यानी कि मीठे चीज़ को, यानी कि फलों के रस में मीठा मीठा होता है ना, तो उसको शराब यानी एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या बोलते हैं? तो आप बोलेंगे सर इसको तो हम किण्वन बोलते हैं, क्योंकि किण्वन तो यही होता है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा चीनी यानी कि शर्करा से एल्कोहल बनाने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। तो ये देखो, आप अपने से बता लोगे। तो इसका भी आंसर देखते हैं। तो इधर पास पहले वाला का ये हो जाएगा, समझा दिया ना, इस तरह लिख लेना है। ठीक, ऐसा लगा सकते हो लास्ट में, इस तरह लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी लिख लेना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पास इसकी बारी आती है। ये इसकी बारी आएगी। फिर अपन क्या पढ़ते हैं? सही जोड़ी। अब सही जोड़ी मिलाना है। तो जीवाणु, तो इधर पास देखो, जीवाणु एड्स का कारक है क्या? जीवाणु तो एड्स का कारक तो वायरस होता है, यानी कि विषाणु होता है। तो ऐसे आप देखोगे, ठीक ना। फिर देखोगे कि राइजोबियम हो गया, तो जैसे ये वाला नहीं बना, मान के लो नहीं बना, तो राइजोबियम। तो अब ध्यान करोगे, अच्छा राइजोबियम नामक जीवाणु जो होता है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ये देखो, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर दिया। अच्छा, मिला दिया मैं, चलो ठीक है, कोई मिला देता हूँ। लैक्टोबैसिलस, अरे लैक्टोबैसिलस तो दूध में पाया जाता था, तो दूध में पाया जाता, अच्छा दूध से दही जमने में, अच्छा ठीक है, तो इसको भी मिला दोगे। दही के निर्माण यानी कि दही जमने में कौन सहायता करता है? लैक्टोबैसिलस। फिर आप देखोगे ईस्ट, मान के लो ईस्ट वाला आपसे नहीं बना, तो आप देखोगे प्रोटोजोआ। अच्छा, प्रोटोजोआ मलेरिया फैलाता है, मतलब प्रोटोजोआ कहाँ पाया जाता है? ऐसे ज़मीन, मतलब पृथ्वी में पाया गया। तो प्रोटोजोआ किसके द्वारा आता है? मादा मच्छर के द्वारा। तो मादा मच्छर के शरीर में रहेगा, जब मादा मच्छर चावने आएगी तो ये प्रोटोजोआ कहाँ चला जाता है? अपने शरीर में, और क्या फैलाता है? रोग फैलाता है। कौन सा? मलेरिया। प्रोटोजोआ की वजह से का मलेरिया होता है। फिर ये विषाणु यानी कि वायरस, वो वायरस की वजह से तो क्या ब्रेड बनता है? नहीं। क्या प्रतिजैविक का उत्पादन वायरस की वजह से होता है? तो बोलो नहीं सर। अच्छा, एड्स होता है वायरस की वजह से। अब ईस्ट, क्या ईस्ट प्रतिजैविक का उत्पादन करता है, यानी कि ईस्ट दवा है? तो बोलो नहीं, ईस्ट तो ब्रेड बेकिंग में यानी कि ब्रेड बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। लो, बन गया अपने आप आंसर। तो इस तरह लिख लेना है आपको। जीवाणु में हैजा का कारक, अच्छा जीवाणु बचा था, सॉरी ये वाला जीवाणु वाला बचा था। तो जीवाणु कहाँ? हैजा का कारक, ये क्योंकि जीवाणु से प्रतिजैविक भी बनाई जाती है, ऐसी बात नहीं है। प्रतिजैविक भी जीवाणु से बनता है, लेकिन जीवाणु इधर पास हैजा लिखा है ना, हैजा कारक, तो ये वाला सही होगा। लेकिन तो जीवाणु हैजा का कारक। राइजोबियम नामक जो जीवाणु है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ज़मीन के अंदर मिला देता है। लैक्टोबैसिलस दूध से दही बना देता है। ईस्ट ब्रेड बनाने में। एक प्रोटोजोआ मलेरिया फैलाता है, मतलब प्रोटोजोआ से मलेरिया फैलता है। एक विषाणु, इससे क्या होता है? एड्स आ जाता है। विषाणुओं से बहुत सारे रोग होते हैं, इसमें से एड्स भी एक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले में, तो इसको भी लिख लेना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? तो आपको बोलने पड़ेगा हाँ, क्या
इस तरह देखो, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? तो आपको बोलना पड़ेगा नहीं। वैसे भी इधर दिया ही है नहीं, लेकिन आपको बताना है क्यों नहीं। तो इधर पास इस तरह लिखोगे। हालांकि आपको पता ही होगा कि काहे नहीं देख सकते बिना यंत्र की सहायता से, क्योंकि ये इतने छोटे छोटे होते हैं कि हम ऐसे नग्न आंखों से देख ही नहीं सकते। चलो इस तरह आंसर लिखोगे आप इधर पास। चौथा का आंसर इस तरह कि जब क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, तो आप बोलोगे नहीं, फिर इधर पास कॉमा लगा दोगे। अब क्यों नहीं इसको बताओगे उत्तर। तो सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी एवं आवर्धक लेंस का उपयोग कर सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हो कि इन्हें हम बिना सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते, बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है या फिर आवर्धक लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह भी आप लिख सकते हो। ठीक, चलो अब आता है अगला क्वेश्चन। चलो ये किताबें से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो इसको मैंने एक बार बताया भी था कौन कौन थे। मुख्य वर्ग पूछा है यानी कि 4 बताना है, लेकिन आप 5 भी लिख दोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या बताया था? जीवाणु, प्रोटोजोवा, कवक, शैवाल, यही बताया था ना 4। एक और क्या बताया था? वायरस यानी कि विषाणु। तो इसका आंसर एकदम सरल है। तो जीवाणु के मुख्य वर्ग, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग। तो सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोवा, शैवाल, विषाणु। आपको जैसे याद हो उस तरह याद कर सकते हो। ऐसे प्रोटोजोवा, जीवाणु, कवक, शैवाल, साथ में वायरस भी आते हैं। लो आ तो गए अपने आप। प्रोटोजोवा, जीवाणु, कवक, शैवाल और साथ में वायरस आते हैं। जैसे याद करना हो वैसे याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं अगला। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो उन सूक्ष्म जीवों का नाम लिखना है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को खींच करके और उसको मिलवा देते हैं। कहाँ? मतलब बदल करके मिट्टी में मिलवा देते हैं। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव राइजोबियम, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु, कुछ जीवाणु भी होते हैं, तथा नीले हरे शैवाल। ये नीले हरे शैवाल ये भी जीवाणु ही हैं। असल में क्या है? जीवाणु हैं। लास्ट में लिखा होगा शैवाल, लेकिन ये असल में क्या है? जीवाणु हैं। तो कौन कौन से जीवाणु? राइजोबियम, नीले हरे शैवाल, है ना। तो ये क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं। किसका? नाइट्रोजन का। अब आता है 7वां क्वेश्चन, इसको लिख लेना है। फिर आता है 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिख रही। सूक्ष्म जीवों का उपयोग बताना है और 10 लिखना है। तो 10 लिखेंगे इस तरह। तो पहला, सूक्ष्म जीवों का उपयोग पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए किया जाता है। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वो सड़ी गली चीज़ों को अपघटित कर देती हैं, है ना। तो पर्यावरण क्या हो जाता है? साफ रहता है। और क्या? सूक्ष्म जीवों का उपयोग औषधि बनाने में। तो अभी आपने देखा ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये सारे प्रतिजैविक थी ना। और भी दवाएं किनसे बनता है? सूक्ष्म जीवों द्वारा। तो सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत जीवाणु भी आता है ना। तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग, या फिर जीवाणु जैसे लिखा है तो आप इधर पर सूक्ष्म जीव भी लिख सकते हो। तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। फिर इधर पर सूक्ष्म जीव लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। लिख दें, मैं ही लिख देता हूँ। सूक्ष्म जीवों का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। फिर इनका उपयोग यानी सूक्ष्म जीवों का उपयोग टीका यानी कि वैक्सीन बनाने में किया जाता है। फिर ये यानी कि सूक्ष्म जीव
कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में सहायक है, यानी कि पोषक तत्व बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर। फिर इनका उपयोग ब्रेड, केक, दही आदि बनाने में किया जाता है। केक सब बनता है ना। अब फिर ये पौधों को रोग से बचाने में सहायक होते हैं। बहुत से सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो कि पौधों में रोग से बचाते हैं। ये जीवाणुओं को बीमारी से ये जंतुओं को बीमारी से बचाने में सहायक हैं। अब देखो, आप कहोगे सर सूक्ष्म जीव कैसे बचाने में सहायक हैं? तो कुछ सूक्ष्म जीव अपने शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, भोजन को पचाते हैं। हाँ, लार में भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ये किण्वन प्रक्रिया में सहायक हैं, जिससे अल्कोहल बनता है। तो इधर आप ये भी लिख सकते हो कि ये भोजन पचाने में सहायक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आगे है, ये शराब, अल्कोहल, एसिटिक अम्ल आदि बनाने में सहायक हैं। फिर अगला क्या है? यह पनीर जैसे अन्य खाद्य पदार्थ भी इन्हीं की सहायता से बनाया जाता है। तो आप इतना सारा लिख लोगे। तो शुरू से दिखा देता हूँ इधर पास से। ये हो गया, फिर यहाँ से ये हो गया, फिर 10 लिखना था ना, तो इधर ये भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, क्या है? सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। अभी तो लाभ वाला देखे थे इसके पहले, अब हानिकारक देखना है। अब सूक्ष्म जीवों से क्या हानि है, जो गंदे वाले सूक्ष्म जीव है उनसे क्या है। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियाँ इस प्रकार है। पहला, सूक्ष्म जीव संक्रमित व्यक्ति से संचरणीय रोग फैलाते हैं, जैसे हैजा, क्षय रोग आदि। क्षय रोग यानी कि टीबी। तो सूक्ष्म जीव द्वारा रोग भी होता है। फिर कुछ सूक्ष्म जीव जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे जीवाणु द्वारा एक रोग होता है एंथ्रेक्स। फिर कुछ सूक्ष्म जीव भोजन को विषाक्त कर देते हैं, यानी कि जहरीला बना देते हैं, जिनको खाने से जीवों की मृत्यु भी हो सकती है। तो सूक्ष्म जीव भोजन को खराब भी कर देते हैं, ऐसा जहरीला कर देते हैं, है ना। फिर कुछ जीव पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कवक से गेहूं में की रस्ट, जीवाणु से नींबू का कैंसर तथा विषाणु से भिंडी में पीतक आदि। इनको याद भी कर लेना है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि गेहूं की रस्ट किस सूक्ष्म जीव की वजह से होता है। तो आपको बताना पड़ेगा कवक। पूछा जाएगा नींबू का कैंसर किस सूक्ष्म जीव की वजह से होता है, तो आपको बताना पड़ेगा जीवाणु, है ना। तो इस तरह बताना पड़ सकता है। तो इस तरह आप लिख लोगे। इसको भी आपको लिखना है कुछ इस प्रकार से। अब आता है प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो प्रतिजैविक तो आप जान गए दवाई है, तो इसके बारे में एक बार हमने बताया भी है। अब सावधानियां क्या रखनी है, इसको दवाई लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी है, इसको भी जानना है। तो ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। तो प्रतिजैविक क्या है? ऐसी दवाएं हैं जो कि जीवाणु को मार देते हैं, है ना, जो हमें रोग फैलाते हैं जीवाणु, उनको नष्ट कर देते हैं या फिर मार देते हैं। अब प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, यानी कौन कौन सी बातें जरूरी है जानने के लिए। तो क्या है? प्रतिजैविक दवाई डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए तथा उस दवा का पूरा कोर्स करना चाहिए, यानी कोर्स को पूरा करना चाहिए। आपको कोर्स पूरा करना चाहिए, ये हिंदी इंग्लिश वाला कोर्स नहीं, दवाई वाला कोर्स। तो एक तो प्रतिजैविक डॉक्टर जब देंगे तो आपको बोलेंगे कि इस दवा को इतने समय रोज़ खाना है। अब डॉक्टर बोलेंगे इसके बाद फिर दवा नहीं लेनी है। तो मान के लिए आपको प्रतिजैविक वाले डॉक्टर दवाई दी है 7 दिन के लिए या फिर 5 दिन के लिए या फिर 5 गोली दी है, तो आप
10 गोली नहीं खा लेंगे कि बोलोगे कि सर हमें ठीक होना है तो हम 10 गोली खाएंगे, लगातार नहीं, मतलब अगले दिन। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको 5 गोली खानी है 5 दिन में, एक एक करके। तो आप 5 दिन खाने के बाद फिर डॉक्टर के पास जाओगे। ये नहीं कि 6वें दिन भी खा लो प्रतिजैविक वाली गोली, नहीं तो बहुत बीमार पड़ जाओगे, फिर दोबारा उल्टा हो जाओगे। फिर प्रतिजैविक की आवश्यकता न होने पर प्रतिजैविक को नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर उसे बता देते हैं, या फिर डॉक्टर की सलाह से ही गोली दवाई खानी चाहिए, है ना। तो प्रतिजैविक वाली जो दवाई देंगी जब सर डॉक्टर देंगे आपको, तो जब उसका कोर्स पूरा हो जाए तो अपनी मर्जी से नहीं खाना चाहिए गोली वोली, नहीं तो फिर बीमार पड़ जाओगे, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ोगे। हाँ, फिर यदि प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब इसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। तो जैसे प्रतिजैविक की गोली आपके पास रखी है और आप बीमार नहीं हैं जीवाणु से, सूक्ष्म जीवों से, तो आप बिना मतलब को प्रतिजैविक की गोली नहीं लेनी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। अगली बार वो जीवाणु अगर आपको रोग फैलाएगा ना तो आपका शरीर नहीं लड़ पाएगा उससे। तो ऐसे बिना मतलब को गोली भी नहीं खानी है ना। अब अगला है, अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। अब इसका मतलब क्या है, अब बिना मतलब को आप प्रतिजैविक की गोली खा रहे हो तो इससे पता क्या हो जाएगा, जो अच्छे वाले जीवाणु हैं अपने शरीर में वो भी बेचारे मर जाएंगे। तो ऐसे ही बिना मतलब को गोली नहीं खानी है, अब प्रॉपर तरीके से गोली खानी है। जब डॉक्टर मना कर दे तो नहीं खानी गोली, ठीक है ना। हाँ, तो इसके अतिरिक्त हम यहाँ देखो, अब पूरा क्वेश्चन अब हमने देख लिया ना, ये 9 तक पूरे क्वेश्चन आंसर देख लिए। तो अब हम इसके अतिरिक्त थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ये एक पन्ना ये है, 2 क्वेश्चन ये है और 2 क्वेश्चन और फिर बताते हैं। ये बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है ना। तो संचरणीय रोगों को किस प्रकार रोक सकते हैं, वह जो फैलने वाले रोग है कैसे रोक सकते हैं। तो छींकते समय तो क्या क्या सावधानी रखनी है। तो छींकते समय जब भी आप कभी भी छींकें या फिर आपके दोस्त से छींकें तो उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो छींकते एवं खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल रख लेना चाहिए। जब आप ऐसे छींकते हो ना तो रुमाल जल्दी से लेना, अपने नाक के पास लगा लेना, इससे आप दूसरों को बीमार होने से रोक सकते हो। और क्या है, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। जैसे मुझे सर्दी हो गई है या फिर आपको दोस्त को सर्दी हो गई है तो आप उससे थोड़ा दूर रहें तो आपको सर्दी नहीं होगी। अब समय समय पर हाथ धुलते रहें, है ना, हाथ धोकर का खाना खाएं। और भोजन को ढक कर रखना चाहिए। तो ऐसे ग्रामीण इलाकों में जो थोड़े बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, ऐसे भोजन को खुला छोड़ देते हैं कभी कभी। तो भोजन को क्या करना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए, नहीं तो फिर मक्खी आ गई बीमारी फैला देगी ऐसे में, है ना। तो भोजन को ढक कर रखना चाहिए। फिर हाँ, इस तरह बहुत सारे हाथ धुलना चाहिए, है ना। फल अगर खाते हो तो धो करके खाना चाहिए, है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन है, अपने आसपास पानी एकत्रित क्यों नहीं होने देना चाहिए। जैसे बरसात है तो मच्छर छा जाते ना, तो कहीं नहीं होने देना चाहिए पानी का इकट्ठा। तो देखो क्योंकि इधर पास बिंदिया, इधर पास नहीं है कुछ भी। क्योंकि सभी मच्छर एकत्रित जल में ही उत्पन्न होते हैं जो मलेरिया जैसे अनेकों बीमारियां फैलाते हैं। इसलिए हमें पानी को एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। ऐसा करने से मलेरिया, डेंगू आदि को फैलने से रोक सकते हैं। तो देखो जैसे पानी भरा हुआ है कहीं पास बहुत सारा, इससे गंदा पानी भरा हुआ है, तो आप छोटे छोटे कीड़े जैसे देखते हो ना, इसे इस तरह रेंगते रहते हैं छोटे छोटे ऐसे ऐसे। तो असल में वो क्या है, मच्छर के बच्चे हैं। तो वो गुल मछली नहीं है, वो छोटे छोटे ऐसे कैसे बताऊँ आपको, इस तरह के आपने देखे होंगे, इस तरह रहता है और इस तरह लाइन रहती है ना, इस तरह लाइन रहती है। ऐसे छोटे छोटे देखे होंगे ना, इस तरह वाले
पानी के अंदर इस तरह वाली देखोगे, ऐसे लाइन इधर पास लाइन थोड़ी थोड़ी खींच रहती है, इधर पास लाइन खींच रहती है। अब पानी में इस तरह करते रहते हैं, हलते रहते हैं। इस तरह ये पानी भरा है तो इधर पास इस तरह रहते हैं, है ना, ये हलते रहते हैं। वो असल में क्या है, बच्चे हैं, किसके, मच्छर के बच्चे हैं। और यही बड़े होकर के उड़ के आएंगे, हमें काटेंगे, मलेरिया फैलाएंगे। तो इसलिए पानी को इकट्ठा भी नहीं होने देना चाहिए। देखो आज हमने बहुत चीज़ सीखा है ना, तो इनका उपयोग भी करना है। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन ये वाला रह गया है, ये वाला परिरक्षक वाला। तो परिरक्षक किसे कहते हैं? परिरक्षक मतलब सुरक्षा जो देते हैं। तो नमक और खाद्य तेल, जो तेल आप देखते हो ना, सरसों वाला तेल हो गया, ये वाला तेल, तो नमक और खाद्य तेल, खाने वाला तेल जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। तो परिरक्षक क्या है? जो कि भोजन वोजन या फिर कुछ अन्य चीज़ें हैं उसको सड़ने से बचाए। अब दिखाई दे रहा है? हाँ, जैसे आचार है, तो आचार अगर ऐसे रख देंगे तो अचार में भुंडा लग जाएगा, यानी कवक लग जाएगा। तो अचार में भुंडा लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसमें तेल मिलाते हैं, उसमें नमक भी मिलाते हैं, है ना, जिससे कि उसमें भुंडा ना लगे, ख़राब ना हो अचार। और गीले हाथों से हमें अचार को नहीं छूना चाहिए, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएगा अचार। क्योंकि जहाँ पानी आया, आप जानते हो, जैसे क्योंकि हर जीव पानी अगर है तभी जिंदा रह सकता है। तो पानी में जैसे अचार, हाथ गीला है, अचार डाले तो उसमें पानी अगर चला गया तो अपने आप सूक्ष्म जीव वहाँ मंडराते रहते हैं, तो पानी पा गया तो फिर ख़राब कर देगा पूरा अचार। अब है पाश्चरीकरण। तो पाश्चरीकरण क्या है? तो दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसे भंडारित कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को पाश्चरीकरण कहते हैं। तो पाश्चरीकरण होता क्या है असल में? तो पाश्चरीकरण के दौरान क्या होता है, तो असल में क्या होता है, जैसे ये बाउल है, ठीक है, ऐसे कंटेनर है, तो इधर पास जब हम आग देते हैं, ये आग लग गई, ठीक ना, आग लगा दी इधर पास, तो दूध थोड़ा गर्म होगा, इधर पास दूध है, फिर इसको अलग ही कंटेनर में डाल लेंगे। तो इसको कब तक गर्म करेंगे? कितने टेम्परेचर पर? 70 डिग्री सेल्सियस पर। कितने समय के लिए? लगभग 15 से 30 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए इसको गर्म करेंगे। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 70 डिग्री सेल्सियस पर। अब फिर इसको एक तरीके से ठंडा कर देंगे। ऐसे इधर पास सिस्टम लगाए रहेंगे कि यहाँ पास ठंडा वाला सिस्टम हो। और फिर इसको उठा करके ऐसे रख देंगे, ऐसे डाल देंगे, और इसको एक तरीके ठंडा कर देंगे, इससे पता क्या हो जाएगा, जो दूध में जितने भी सूक्ष्म जीव हैं सभी मर जाएंगे, अच्छे वाले भी मर जाएंगे, बुरे वाले सब मर जाएंगे। तो अब दूध ये वाला ख़राब नहीं होगा जल्दी। इसी को पैकेट में बंद करके और फिर बेच देंगे, ठीक है ना। तो लो, आपने आज बहुत चीज़ सीखा कि सूक्ष्म जीव के बारे में जान रहे। सूक्ष्म जीव हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, हम बीमार क्यों होते हैं इससे भी जान गए सूक्ष्म जीवों की वजह से, है ना। ये बहुत सारे अच्छे सूक्ष्म जीव हैं। फिर ये वाला चैप्टर तो आपका कट गया है, तो क्या मैं सभी क्वेश्चन आंसर शुरू से दिखा दूँ? तो चलो आज से शुरू से दिखा दे रहा हूँ, है। ये हमने यहाँ से शुरू किया था, इसको हमने देख लिया है, ये सूक्ष्म जीव भी देख लिया है। असल में होते 4 हैं, मतलब 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें 5 वाला भी लिख देना है। कौन सा? वायरस। चलो हम 5वां भी लिख देते हैं, वायरस को क्या बोलते हैं? विषाणु। क्या बोलते हैं? विषाणु। जीवाणु को बोलते थे बैक्टीरिया, इसको बोलते हैं फंगी, इसको प्रोटोजोआ बोलते हैं, शैवाल को बोलते हैं एल्गी। वायरस इसको हिंदी में बोलते हैं विषाणु, और वायरस इंग्लिश में बोल देते हैं। अब आता है वायरस क्या है। ये वायरस अमर है, समझ लो, इसको मैंने बताया था अच्छे से। ये अमर टाइप है, शरीर के बाहर क्या रहता है? मरा हुआ रहता है, शरीर पा जाएगा तो जिंदा हो जाएगा।
ऐसे भी बताया था। अच्छे वाले सूक्ष्म जीव ये वाले भी बताया था। फिर दूध कैसे जमता है, कौन से बैक्टीरिया की वजह से जमता है, तो लैक्टोबैसिलस। कौन से बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड जो श्वसन के दौरान छोड़, ये बताया था। ईस्ट जो होते हैं। किण्वन क्या है, शराब बनाने की प्रक्रिया किसकी वजह से, ईस्ट की वजह से। ईस्ट ये वाले ईस्ट सूक्ष्म जीव। फिर ये प्रतिजैविक बताई थी कि प्रतिजैविक औषधियाँ होती हैं, विशेष प्रकार की गोलियाँ होती हैं। पेनिसिलिन बताई थी, ये एक ठुक दवाई की नाम है ना। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ऐसा बताया था ना। फिर 10वां नंबर, जैसे जीवाणु एवं कवकों में उत्पादित होने वाले रोग, मतलब रोग नहीं, प्रतिजैविक। तो जीवाणु से ये वाला प्रतिजैविक बनाई गई, ये वाली प्रतिजैविक बनाई गई, स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसे करके। फिर टीका क्यों लगाया जाता है, पोलियो को बच्चों को क्यों पिलाया जाता है, वो भी बताया गया था। फैलने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, कैसे फैलते हैं, फिर बताया जाता है ना। ये वाले रोग हैं फैलने वाले। कैसे फैलते हैं बताया गया कि वायु के माध्यम से, छूने से, कायिक संपर्क से, हैजा, खांसी, जुकाम ये सब फैल जाते हैं। खजूरा सब फैल जाते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। परिरक्षक जो अभी बताया हूँ, और पाश्चुरीकरण भी अभी बताया। ऐसे लिख लेना है इसको, रोक के, ऐसे रोक के लिख लेना। फिर ये अभ्यास प्रश्न के जो बताए थे अभी, है ना, ये इस तरह लिख लेना है। लिख लियो तो अच्छी बात है। ये इस तरह से ये हो गया, यहाँ से ये, फिर ये हो गया, ये हो गया, यहाँ से ये, इन सबको बताया हूँ ना। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं, कौन से जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलवाते हैं, सहायता करते हैं। ऐसे मित्र जीवाणु के उपयोग बताया था, अच्छे वाले 10 ठोक, है ना। ये 10 ठोक हो गया। फिर ये सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाली हानि, इन सबको बता चुका हूँ ना। प्रतिजैविक के लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, है ना। बिना डॉक्टर के कुछ भी नहीं करना चाहिए उपचार। हालांकि मम्मी पापा को पता रहता है, जो चोट लग गए तो फिर हाथ और धुल के पट्टी बांध देते मम्मी पापा लोग, है ना। फिर आगे हम अध्याय 3 पढ़ेंगे। जय हिंद। हाँ, लेकिन आप बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना।